आज हम विज्ञान का तीसरा पाठ कल हमने मेंडलिज्म पढ़ा था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें मेंडलिज्म में पहला हमने कल प्रभाविता का नियम पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे पृथक्करण का नियम, जिसको विसंयोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या होता है इस नियम में? ये जो नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित है। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। उसके परिणाम, जो एक संकर संकरण से परिणाम निकल रहे हैं, उस पर यह नियम पूर्ण रूप से आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या कहता है यह नियम? इस नियम के अनुसार F1PD के संकर, F1PD के जो संकर या विषम युग्मजी, क्योंकि F1PD में जो संकर प्राप्त होते हैं उसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हम अगर लंबे और बौने को लें तो ये विषम युग्मजी होते हैं। से युग्मक बनते समय, अब इन जो F1PD से जब युग्मक बनते हैं तो दोनों युग्म विकल्पी, एक टी कैपिटल और एक टी स्मॉल, दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। मतलब F1PD में दोनों विषम युग्मजी जीवन भर साथ रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जब इनके युग्मक बनेंगे, एक उदाहरण से हम समझते हैं कि प्रत्येक युग्म में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। जैसे हमने ये पेरेंट्स पीडी है, लंबे और बौने पौधे में संकरण करवाया तो ये इनके युग्मक बने और ये F1PD प्राप्त हुई। अब जो F1PD प्राप्त हो रही है, इस F1PD में दोनों विषम युग्मजी शामिल है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, जीवन भर साथ साथ रहते हैं, फिर भी इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इसको दोषित नहीं करता है। अब जब इससे युग्मक वापस बनेंगे तो ये अपना गुण पुनः प्रकट करता है F2PD के अंदर। जैसे ये इनके युग्मक बने, मादा युग्मक एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये इनके नर युग्मक एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब इनके जब संकरण करवाया गया, क्रॉस करवाया गया, तो इनसे हमें ये जो स्मॉल टी मिल रहा है, स्मॉल टी इट मीन्स जो बौना गुण है, वो यहाँ पर इसका युग्मक जीवन भर F1PD में साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे को संदूषित नहीं किया और ये गुण पुनः F2PD के अंदर प्रकट होता है। इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अगला जो तीसरा मेंडलिज्म का तीसरा नियम है, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। यह जो नियम है स्वतंत्र, देखो पहला और दूसरा दोनों नियम, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का या पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। और जो स्वतंत्र अपव्यय का नियम है, यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। यानी इसमें दो लक्षणों को लेकर के इसका अध्ययन किया है। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण कराया जाता है। कैसे लेते हैं? दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होकर के प्रकट होता है, वही F2PD के अंदर। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम दो लक्षण ले लिए, एक तो लिया रंग पीला, तो पीले, और एक लिया उसका आकार गोलाकार। एक रंग लिया हमने हरे और जुरीदार, ये दो प्रकार के हमने विपर्यासी दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस करवाया। तो जो F1PD है, उस F1PD के अंदर चूँकि पीला रंग प्रभावी है और गोला रंग पर गोलाकार आकार प्रभावित है, ये दोनों पीले और गोलाकार
प्रकार के F1PD में सारे पादप प्राप्त होते हैं। अब हमने इन पीडी का F1PD में स्वपरागण करवाया। F1PD में स्वपरागण करवाते हैं। स्वपरागण करवाने के लिए हमने ये युग्मक बनाए और ये F2PD प्राप्त की। तो इसमें हमें इतने प्रकार के ये युग्मक मिलते हैं, इतने प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। अब इन युग्मकों का संकरण करवाने पर देखिए ये 16 प्रकार के वैरायटी के पादप हमें प्राप्त होते हैं। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं कि पीले और गोलाकार कितने हैं। तो पीले और गोलाकार थे वो 9। उसके बाद हमें देखा कि पीले गोलाकार के बाद पीले और झुर्रीदार थे, वो कितने हैं वो हमने देखा। ये पीले और झुर्रीदार 3। फिर पीले और हरे, ये कितने थे? पीले और हरे, ये पीले और हरे तुमने यहाँ ले लिए, पीले और झुर्रीदार ले लिए, पीले और गोल ले लिए। तो इसको हम याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक ले लेते हैं कि ये एक त्रिभुज बनेगा, इसको जाने दीजिए, ये जाने दीजिए, यहाँ तक ये सारे के सारे 9 हैं। तो इसको हम ऐसे सीधा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये सीधा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जहाँ जा रहा है 1 2 3 4, ये 5 6 7, ये 8, ये 9, ये जो 9 हैं, ये 9 कैसे हैं? 9 के 9 पीले और गोल है। अब पीले और झुर्रीदार, इसके बाद वाला ये पीला, ये झुर्रीदार, ये और यहाँ से हो गया ये झुर्रीदार एक और, ये जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है पीला झुर्रीदार, ये 3, ये 1 2 और ये 3, ये पीले और झुर्रीदार हो गए। अब दूसरे वाले जो 3 हैं वो हरे और गोल है, ये 1 2 और ये 3, ये ट्रायंगल तीसरा बनता है। इस प्रकार से 1 2 और 3 ट्रायंगल में हम इसको याद कर लेते हैं। और लास्ट में जो एक बचा वो है हरा और झुर्रीदार। तो इस प्रकार से इसमें ये हमारा फिनोटाइप था, F2PD का फिनोटाइप, जिसमें 9:3:3:1 का फिनोटाइप आया। अब हम इसका जब जीनोटाइप देखा गया तो इसका जीनोटाइप याद करने का एक सिंपल सी ट्रिक है, ऐसे याद होगा नहीं तो इसको जीनोटाइप याद करने के लिए हम याद रखेंगे 12:24:12:12:1। तो इससे ही पूरा जीनोटाइप, बीच बीच में आप समानुपाती करते अनुपात का निशान करते जाओ। तो ये 12:24:12:12:1, इससे पूरा का पूरा ये इसका जीनोटाइप आ जाएगा। अब इसमें ये किस प्रकार के, इतने प्रकार के ये पादप प्राप्त होते हैं हमें, ये इनका जीनोटाइप प्राप्त होता है। तो ये नियम कहता है कि प्रत्येक जो लक्षण है वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है, इसीलिए इस नियम का नाम ही है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नियम। तो इसमें सब प्रकार के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व क्या है। तो मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व, नंबर 1 पहला, सजीवों में प्रभाविता के लक्षणों का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक और जो घातक जीन होते हैं, अनेक हानिकारक और घातक जीनों को अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रभाविता का नियम से हम प्रकट करते हैं इस नियम को। फिर दूसरा है मेंडल के पृथक्करण नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना, जीन कॉन्सेप्ट की पुष्टि होती है। तीसरा है पृथक्करण के नियम अनुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। एक जीन है उसके 2 युग्म विकल्प की बात बताई गई, ये पृथक्करण नियम के अनुसार। चौथा है मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है कि इससे हाइब्रिड प्राप्त करते हैं, नए लक्षण प्राप्त लाने हैं तो वह संकरण करवा के ला सकते हैं। फिर संकरण विधि से
अनुपयोगी लक्षणों को हटा करके उपयोगी लक्षणों को लाया जा सकता है और रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन देने वाली फसल को हम संकरण विधि से बना सकते हैं। ऐसी फसल जो रोग प्रतिरोधक हो और उत्पादन अधिक देती हो। और मानव में जीनों का अध्ययन करने के लिए एक सुजननिकी वर्तमान की शाखा है, वो भी इसी की देन है। तो ये था हमारा तीसरा पार्ट, मेंडलिज्म।